अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी में सिफारती इम्कानात और अस्करी खदशात एक साथ मौजूद हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की हालिया बयान वाज़ेह कर रहा है कि तेहरान अब भी वाशिंगटन की नीयत पर संजीदा शकूक रखता है। ईरान ने न सिर्फ मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत से इनकार किया बल्कि ये भी वाज़ेह किया कि अमेरिका ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए सिफारती अमल को नुकसान पहुंचाया है। इस मौक़िफ़ से जाहिर होता है कि ईरान अब भी मुज़ाकरात से पहले एतमाद की बहाली को बुनियादी शर्त समझता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान इस मौके पर भी अहम सालसी किरदार अदा करने की कोशिश में मसरूफ़ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी और अमरीकी सफ़ीरों से मुलाकातें और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए सिक्योरिटी और इंतज़ामी तैयारियों का मुकम्मल होना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान इस तनाज़े को सिफारती रास्ते से हल करवाने के लिए संजीदा कोशिश में लगा हुआ है। अगरचे ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान आने से इनकार किया, लेकिन मुख्तलिफ ज़राए अब भी ये दावा कर रहे हैं कि पसे पर्दा राबते जारी हैं और मुमकिन है कि ईरानी और अमरीकी वफूद किसी न किसी सूरत में पाकिस्तान का रुख करें। अब सवाल यह है कि क्या हालिया पेशरफ्त के बाद मुज़ाकरात की गेंद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कोर्ट में आ चुकी है? बज़ाहिर ऐसा ही महसूस होता है। ट्रंप की जानिब से दिए जाने वाली धमकियां और ईरानी बहरी जहाज पर कब्जे जैसे इक़दामात ने ईरान के एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचाया है। इस तनाजुर में अगर अमरीका वाकई मुज़ाकरात आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे महज बयानात नहीं बल्कि अमली और ठोस इक़दामात करना होंगे, जैसा कि कशीदगी में कमी के लिए रियायतें या किसी किस्म का गुडविल जेस्चर। तहम यहाँ एक बड़ी रुकावट अमरीकी दाखिली सियासत और इजराइल का असर रसूख है। अमरीका में इंतखाबी माहौल और इजराइल के खदशात ट्रंप को किसी बड़ी नरमी दिखाने से रोक सकते हैं। यही वजह है कि ट्रंप के सोशल मीडिया बयानात अक्सर सख्त और गैर मुतवक्के होते हैं, जो सिफारती अमल को मजीद पेचीदा बना देते हैं। अब एक अहम सवाल ये भी है कि आज जब अमरीका में सुबह का आगाज हो रहा है तो दुनिया ये देख रही है कि क्या ये नया दिन अमन की उम्मीद लेकर आएगा या कशीदगी की फजा मजीद गहरी होगी। मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है कि सिफारतकारी और तसादुम के दरमियान एक बारीक लकीर मौजूद है। पाकिस्तान की कोशिशें काबिल कदर हैं, मगर असल फैसला वाशिंगटन के हाथ में दिखाई देता है। अगर अमरीका ने संजीदगी का मुजाहिरा ना किया तो यह मौका ज़ाया हो सकता है और खिता एक बार फिर अदम इस्तेहकाम सकता है। इसी सूरत हाल पर अपने पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार साहिब, जैगम खान साहिब, रजा रूमी साहिब और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल बासित साहिब। सिफारतकारी का दहाइयों का तजुर्बा रखते हैं। सिफारती ज़बान क्या कुछ बताती है, कैसे रीड किया जा सकता है और कैसे इसका इस्तेमाल होता है, इस जाविये से भी इस सूरत हाल को समझने की कोशिश करेंगे। पैनल के लिए हमारे प्रोग्राम का पहला सवाल, आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और ईरानी जहाज पर कब्जा, ईरान का फिर अदम एतमाद। क्या ट्रंप को अगले चंद घंटों में सिफारती रिट्रीट करना पड़ेगा? अब्दुल बासित साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपकी जानिब भी पहले आएंगे। गुज़िश्ता चंद हफ्ते हमने देखा जो सूरत हाल ईरान अमेरिका जंग में बनी, पाकिस्तान की जानिब से सीज़ फायर करवाना और उसके बाद मुज़ाकरात इस्लामाबाद 1 और इस्लामाबाद 2.0 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मगर आज जहां सूरत हाल है, क्या गेंद ट्रंप के कोर्ट में है? क्या अमेरिका को ट्रंप को रिट्रीट सिफारती तौर पर करना पड़ सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा। मामलात यकीनन बड़े गंभीर हैं और पिछला जो दौर हुआ मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में, उसमें भी हमने देखा कि लबनान की वजह से एक तातुल या एक कशीदगी पैदा हो गई थी और ईरान का यही मौक़िफ़ था कि जब तक लबनान में जंगबंदी नहीं होती वो इस्लामाबाद नहीं आ सकते। अब भी सूरत हाल कुछ इसी किस्म की डेवलप हुई है। जो गल्फ ऑफ ओमान या सी ऑफ ओमान में जो कुछ कल राज हुआ है, उससे तो ईरान ने यही कहा है कि उनका आना बहुत मुश्किल है। गो कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो नहीं आएंगे, उन्होंने कहा कि येट अभी कोई हमने फैसला नहीं किया, जिसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ रूम उन्होंने छोड़ा है। जहाँ तक अमेरिका की बात है, यकीनन जो सारे मसाइल हैं 47 साल पे मुहीत, वो कोई तवक्को नहीं रख सकता कि जो बाहमी एतमाद है वो एक ही नशिस्त में या दो नशिस्तों में वो कायम हो जाएगी। और ये जो मसाइल हैं ये भी इतने पेचीदा हैं और इंटरलिंक्ड हैं कि आप किसी एक इशू को भी आइसोलेट उस तरह नहीं कर सकते। गो कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सारी काविशें हैं वो इस पे का फोकस ये है कि किसी तौर जंगबंदी जो कि 21 अप्रैल को ख़त्म हो रही है वो किसी तौर एक्सटेंड हो, और जो इमीडिएट इश्यूज हैं ख़ास तौर पे अपना हॉर्मुज़ का, और किसी हद तक आप कह सकती हैं कि जो फ्रोजन एसेट्स हैं ईरान के, वो किसी तौर उस पर कुछ पेशरफ्त हो जाए।
اور اس وقت ساری کوشش، اور پھر ایک جو ہے فریم ورک ایگریمنٹ اگر اسلام آباد میں مذاکرات ہوتے ہیں تو ایک فریم ورک ایگریمنٹ پہ بات ہو جائے جس میں تمام ایشوز آئیڈینٹیفائی ہوں اور ان پہ جو پھر مزید آگے بات چیت ہو۔ اب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں، کیا ایک خبر یہ بھی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات بھی کی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ جو اپنا ہارموز کا ان کا بلاکیڈ ہے اس کی وجہ سے مذاکرات خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ اب کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان کی بات سنیں گے؟ اور میرے خیال میں سننا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران بھی جنگ دوبارہ شروع نہیں کرنا چاہتا، اور میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی نہیں چاہتے کہ یہ وار دوبارہ شروع ہو۔ اور کیونکہ ڈومیسٹک ایشو جس طرح آپ نے ہائی لائٹ کیے وہ بھی موجود ہیں، اور اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ریٹنگ ہے اپروول بہت کم ہے، مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، افراط زر ہے، تو بہت سے ایشوز ہیں جو کہ امریکا بھی چاہتا ہے کہ دوبارہ جنگ شروع نہ ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے مذاکرات کی، دیکھیے پاکستان تو بھرپور تیاریاں کیے ہوئے ہیں بالکل، اور لگتا یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس ہفتے یا اگلے ہفتے مذاکرات ہوں گے۔ اب وہ کس لیول پہ ہوتے ہیں، میری ہمیشہ سے یہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے یہی رہا ہے کہ اتنے سینئر لیول پہ مذاکرات نہیں ہوتے۔ پہلے ایکچولی ایک گراؤنڈ پریپیئر کیا جاتا ہے، اور جب اس وائس پریزیڈنٹ یا پریزیڈنٹ آتے ہیں تب کہیں جا کے تمام چیزیں پہلے سے طے ہو جاتی ہے۔ ایک معاملہ یہاں یہ بھی ہے کیونکہ امریکہ کو شاید کہیں یہ بھی ایک ریکگنیشن ہے کہ ریئلائزیشن ہے کہ ایران کے اندر کہیں نہ کہیں فشرز کریٹ ہو گئے ہیں، اور جو ایک سینٹرل کمانڈ ہوتی ہے وہ یونٹی شاید کہیں نہ کہیں معاملہ گڑبڑ ہے، اس وجہ سے وہ پریشر بھی بلڈ کر رہے ہیں ایران پہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر مذاکرات واقعی شروع ہوتے ہیں تو کس لیول پہ ہوتے ہیں اور کیا فریم ورک ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ درست ہو گیا۔ زیغم صاحب، آپ کے خیال میں جس جگہ پر یہ صورتحال ہے، دنیا کی نظریں جب ایران کہہ رہا ہے کہ ان کا اعتماد نہیں بن رہا ہے، نظریں پھر ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل پر جاتی ہیں کہ وہاں سے کیا بنے گا یا کیا نکلے گا، آج کا دن کیا کوئی امید کی بات کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ جب صورتحال زیادہ ورسٹ کی طرف جاتی ہے تو وہاں سے کوئی نہ کوئی ایسا بیان آتا ہے جو چیزوں کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے، تھوڑا بہتر ہوتی ہیں تو شاید وہ میکسیملسٹ ہونے کے لیے چیزوں کو پھر کسی اور طرف لے جاتے ہیں یا اپنے آپ کو ایک ایج دینے کے لیے۔ سو کیا ایکسپیکٹیشن رکھا جائے کہ ٹرمپ کو سفارتی طور ریٹریٹ کرنا پڑ سکتا ہے یا پڑے گا؟ ٹرمپ اگلے چند گھنٹوں میں کیا کرے گا یا اگلے چند دنوں میں کیا کرے گا، اس کے لیے تو آپ کو کسی طوطے والے صحافی کو بلانا چاہیے تھا، یا پھر آپ کو بلانا چاہیے تھا ان صحافیوں کو جو قیامت کی اتنے خبریں ہفتوں سے ٹرمپ جس طرح کی ٹویٹ کرتے ہیں اور ہم اس کا پورا انالیسس کرتے ہیں، اب تک تو ویسے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ ٹرمپ کر کیا رہا ہے اور کرنا کیا چاہ رہا ہے۔ جو کر کیا رہا ہے وہ تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، لیکن آگے کیا کرے گا یہ وہ چیز ہے جس پہ اندازے لگا کے لوگ بلینز آف ڈالرز امریکہ میں چھاپ رہے ہیں۔ اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں جب وہ کچھ کرنے لگتا ہے تو اس کرنے سے چند گھنٹے پہلے کس طریقے سے مال بنتا ہے۔ بالکل ہے۔ دیکھیے ٹرمپ نے، ہمیں پہلے دیکھنا ہوگا کہ ٹرمپ نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، پھر ہم حساب لگا سکتے ہیں کہ آگے وہ کیا کر سکتا ہے، کچھ سینیریو بنا سکتے ہیں۔ اب بظاہر ٹرمپ کا مقصد یہ تھا کہ مذاکرات سے پہلے وہ ایران پر میکسیمم پریشر ڈالے، ایسا پریشر ڈالے کہ ایران اس کی جو 15 ڈیمانڈز ہیں ان میں سے زیادہ دینے کو تیار ہو جائے، یعنی ایک طرح کا سرنڈر کر دے۔ لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس میں وہ ناکام ہوا ہے اور یہ بیک فائر کر دیا ہے، اور ایران اس بات کو سمجھتا ہے، بہت اچھی طرح سمجھتا ہے۔ ظاہر ہے کورسو ڈپلومیسی کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو کوئی نہ سمجھ سکے، اور انہوں نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ بھئی یہ گیم نہیں چلے گی، اور انہوں نے کہا کہ بلاکیڈ کے درمیان میں گفتگو مذاکرات نان سٹارٹر ہیں۔ اب ظاہر ہے پہلے بھی ٹرمپ صاحب نے جو جنگ بندی ہوئی تھی اس کی شرائط کو اس نے توڑا، اب پھر توڑا، یعنی بلاکیڈ ایران نے اٹھا لیا۔ جب لبنان والا معاملہ، لبنان پہ حملے اسرائیل کے بند ہوئے تو اس نے اپنا بلاکیڈ پہلے لگایا ہوا تھا، اس بلاکیڈ کو نہیں اٹھایا۔ پھر اس کے بعد معاملہ بہت بڑھ گیا ہے جب ایران کے ایک شپ پر حملہ ہوا ہے، یعنی بلاکیڈ بھی ایکٹ آف وار تھا ایک ایسے وقت میں جب جنگ بندی ہو چکی تھی، پھر شپ پر حملہ کرنا اور شپ پر قبضہ کرنا اور شپ کا جو کرو ہے اس کو گرفتار کرنا، تو یہ کافی ایک بڑی ایسکیلیشن ہے۔ اب ٹرمپ صاحب جو کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں، ایک طرح سے جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ میڈ مین ایکٹ، جو میڈ مین تھیری میں ہوتا ہے،
डिप्लोमेसी में भी यूज़ होता है कि वो सख्त से सख्त बड़ी से बड़ी धमकियां दे रहा है, डरा रहा है, यरका रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और बहुत सी चीज़ें क्योंकि वो कर भी चुका है तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि उसके थ्रेट्स में बिल्कुल क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो ईरान की लीडरशिप का सफाया कर चुका है, बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा चुका है, और अभी जो उसकी धमकी है वो कहता है कि मैं तुम्हारे तमाम पावर स्टेशंस को ये उड़ा दूंगा। पहले वो ये धमकी दे चुका है मैं तुम्हारी पूरी तहजीब को ख़त्म कर दूंगा, जो ऐसी धमकी है जो एक बहुत बड़े जेनोसाइड की धमकी है कि आप शहरियों को, लोगों को, तहजीब को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। ये तो चुंगेज़ खानी है। आज के जदीद दौर में कोई इस तरह की धमकी ही कैसे दे सकता है। ठीक, लेकिन ये चीज़ें काम कर नहीं रही, इसलिए नहीं कर रही कि ईरान ने तो पहले ही हिसाब लगाया हुआ है। तो फिर ऑप्शन क्या है अमेरिका के पास, ट्रंप के पास? ज़ैगम साहब, अगर आपने खुद कह दिया कि फेलियर का शिकार हो रही, ये भी उसकी स्ट्रेटेजी नहीं चली, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा क्या सूरत हाल को? देखिए, अब मसला ये है कि देखना ये होगा कि ट्रंप की गेम प्लान क्या है। जिस तरह बासित साहब ने कहा कि वो बात करना चाहता है, मुज़ाकरात के जरिए मसला हल करना चाहता है। अगर हल करना चाहता है तो जिस तरह उसने लबनान पे रिट्रीट ली थी कि एक तरीके के साथ इसराइल और लबनान के दरमियान में गुफ्तगू शुरू करा के जंग बंदी करा दी थी, जिससे बात आगे बढ़ गई थी, तो फिर इसका भी कोई तरीका उसको निकालना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि जब तक के वो हुर्मुज़ का और जो उसने ब्लॉकेड किया हुआ है इसको नहीं उठाता और शिप के बारे में कोई बात नहीं होती, मैं नहीं समझता कि ईरानी वापस मेज पर आएंगे। ठीक हो, ये कम से कम उनको चाहिए होगा, और ये अगर चाहिए तो कुछ ना कुछ अमेरिका को ऐसा करना होगा कि ईरान फिर वापस आए। लेकिन अगर उसकी गेम प्लान मुख्तलिफ है, अगर उसका गेम प्लान वो है जो बहुत कुछ लोग कह रहे हैं, देखिए बातें सिर्फ सुनने की बात नहीं है, हमें ये भी तो देखना है कि वो कर क्या रहा है। वो फोर्सेस को जमा कर रहा है, वो अपनी नेवी को भेज रहा है, वो अपने फाइटर्स को भेज रहा है, और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जो असल तैयारी है उसकी वो ईरान पर हमला करने की है, वो एस्केलेशन को आगे लेकर जाने की है। वो कुछ ना, अगर वो करना चाहता है तो फिर हो सकता है कि बात यहीं से ही एक मुख्तलिफ रुख ले ले। ये तो फिर अभी आने वाले चंद घंटे बताएंगे, मगर पाकिस्तान अपनी जगह, इस जगह पर मौजूद है कि दोनों आएँ और मामले को आगे बढ़ाया जाए, सीज फायर को एक्सटेंड किया जाए। हसन निसार साहब, मैक्सिमम दबाव के साथ ईरान से मुकम्मल सरेंडर अगर चाह रहा है तो आपके ख्याल में अमेरिका ईरान को समझ नहीं पा रहा, अमेरिका सिफारती तौर पर संजीदा है या वक्ती सियासी चाल चल रहा है? पहली बात तो ये है कि ज़ैगम साहब ने इब्तदाई 2 जुमलों में सारी बात कर दी है, और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ एक आम एक्सप्रेशन है जिसके पीछे सदियों की विज़डम है कि जब अल्लाह ज़मीन पे आके डांग नहीं मारता, वहाँ बैठा बैठा मत मार देता है। अच्छा, ये सवाल क्या ट्रंप को अगले चंद घंटों में सफारती रिट्रीट करना पड़ेगा, तो चार्ज और रिट्रीट यानी यलगार और पसपाई हर तरह की जंग में यकसां अहमियत की हामिल होती है। ठीक है। अच्छा, आपका जो सवाल है तो ये किसी मिस्टर नो ऑल से करें। ट्रंप के बारे में किसी सवाल का जवाब तो शायद उनकी अहलिया मुहतरमा भी ना दे सके, यकीन से वो कुछ नहीं कह सकेंगी, जिस टाइप का वो कैरेक्टर है। जब मैं एक सरतापा मकरूज़ मुल्क का मकरूज़ शहरी हूँ, आप एक सुपर पावर के बारे में पूछ रही हैं। एक बात आखिरी में अर्ज़ कर दूं कि ट्रंप और उनकी सुपर पावरी के भ्रम के बारे में ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि उसका आखिरी राउंड ये कितने सालों पर मुश्तमिल होगा। जो कुछ ये बंदा करेगा उसके आफ्टर इफेक्ट्स की बुनियादी तौर पे सुपर पावर नंगी हो गई है इस पूरे खेल में, और चाइनीज़ और रशियंस वो तो सुभान अल्लाह द वे दे आर प्लेइंग। खैर, तो इसका आखिरी राउंड शुरू है। काउंट डाउन जंग के रोज़े अव्वल से शुरू हो गया था, रह गया रिट्रीट। तो मैंने अर्ज़ किया है कि यलगार और पसपाई ये यकसा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये को हद तक हमें इस बात नहीं है। अकेला किसी वक्त भी आ सकती है या किसी वक्त भी जा सकती है। जी बस ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, अमरीकी दाखिली सियासत क्या ट्रंप के हाथ बांध रही है? इजराइल का दबाव अमरीका को इतने सख्त मौक़िफ़ पर मजबूर कर रहा है क्योंकि मुज़ाकरात होने से, उस पर मुतमईन होने से, मुज़ाकरात के अगले दौर की तरफ लुकिंग फॉरवर्ड होने से एकदम से एस्केलेशन का रुख लेना, किस तरीके से इसका एनालिसिस करेंगे? आयशा, देखिए, इस वक्त डोमेस्टिक जो फैक्टर्स हैं
वही अमेरिका को पुश कर रहे हैं और ट्रंप को पुश कर रहे हैं कि वो मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करे। नहीं तो एक सुपर पावर जो है, जो हर वक्त अपनी मिलिट्री जो ताकत है उसका जिक्र भी करती है, उसकी बोस्ट भी करती है उसको, वो क्यों एक सिफारती इंगेजमेंट के थ्रू इस जंग बंदी की तरफ जाएगी। और उसकी वजह दो ही है। एक तो ये है कि खुद ये जंग जो है ईरान के साथ, ये इंतहाई गैर मकबूल है अमेरिका में, और इसका माशी नुकसान हो रहा है अमरीकियों को, अमरीकी मईशत को, और अगर इस जंग में बढ़ावा आता है तो मजीद नुकसान होगा। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि दर हकीकत अमरीका के पास इस जंग के पत्ते कोई नहीं बचे। तमाम जो स्ट्रेटेजिक लेवरेज है वो ईरान के हाथों में है, और खुसूसन आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से और इकोनॉमिक पेन जो है वो देने के हवाले से ईरान को सबकत हासिल है इस मामले में। और यही वजह है कि ट्रंप को और अमरीकियों को भी ये समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से इस जंग से बाहर निकलें। मजबूरी ये है कि जब आप डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से आपको अपनी पॉलिसी और खारजा पॉलिसी या जंग की पॉलिसी जो है मुरतब करनी पड़ती है या उसको बदलना पड़ता है, तो फिर जो मजबूरियां हैं वो भी आड़े आ जाती हैं। अब ये भी है कि ट्रंप को दिखाना है अमरीकी अवाम को कि उसने कोई ना कोई जीत हासिल कर ली है ईरान में। बिल्कुल ही एकदम से रजा वहां रूमी साहब, वो पर कितने नुकसान के बाद जीत भी कहलाएगी? क्योंकि तो यहाँ तो पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है, सब इत्तेहादी उनके खिलाफ है, सबको ट्रंप नाराज कर चुके हैं, तो कितने नुकसान के बाद वो जीत दिखेगी फिर? देखिए, वो इत्तेहादियों वगैरह की उनको कोई परवाह नहीं है, और वो उसका खुद भी जिक्र कर चुके हैं। जाहिर बात है उनको अपनी बेस, जो सपोर्ट बेस है उसका ख्याल है, और अमरीकी पब्लिक ओपिनियन का ख्याल है। तो इसलिए मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि बेसिकली वो उनको कोई ना कोई एक फेस सेविंग चाहिए, जिसमें वो लोगों को बता सके कि जी हम ये जंग में गए तो या तो ईरान ने अपना यूरेनियम एनरिच करना कुछ सालों के लिए बंद कर दिया है, या यूरेनियम पे हमने काबू पा लिया है, या ये हो गया है। कुछ ना कुछ उनको दिखाना है। अच्छा, यही आलम ईरान में भी है। ईरान को भी अपने लोगों को ये दिखाना है कि उन्होंने भी बिलाखिर ये एक सुपर पावर को शिकस्त दी है, या उसको एक जगह पर वो नुकरे लगा दिए, जैसे पंजाबी में कहते हैं। तो अब ये दोनों साइड्स की ये मजबूरी है, और यही वजह है कि वो उनके ये पोस्चरिंग भी होती है। और ये जो अभी धमकियां वमकियां भी उन्होंने दी है, आपको याद है कि मतवातिर ये इस तरह की धमकियां देते हैं बातचीत से पहले। इसलिए मेरे ख्याल से ये उनकी स्ट्रेटजी, कम से कम उनके केओस जो उनकी बातों का है, उसमें से एक चीज तो बड़ी वाजे निकलती है कि हर बार जब भी कोई सिफारती इंगेजमेंट होनी होती है तो उससे पहले एक शदीद किस्म की धमकी दी जाती है। यही सिविलाइजेशन के हवाले से जो आपने एग्जाम्पल दिया था, बिल्कुल। वो उसकी मिसाल है कि जो बिल्कुल सीज फायर से एक दिन पहले दी गई थी वो धमकी। तो अभी भी मेरे ख्याल से वो बातचीत दर पर्दा जारी है, और कहीं ना कहीं कोई सेटलमेंट होगी। क्योंकि देखिए, ये ज्यादा देर ये जंग चल नहीं सकती कि अनलेस के बिल्कुल ही जो फरीकैन है, और खुसूसन डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका है, वो बिल्कुल अपने होश को या दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। तो उसके अलावा तो ये इस जंग को रोकना होगा और समेटना होगा, क्योंकि इसका नुकसान खुद अमेरिका को बहुत ज्यादा हो रहा है। जी दुरुस्त हो गया रजा साहब। अब्दुल बासित साहब, मुझे जरा मुख्तसरन फरमाइएगा, डिप्लोमेसी एज अ टूल इस्तेमाल होता है, रास्ते भी निकाल के देता है बड़े बड़े मामलात को लेकर। पोस्चरिंग की बात अभी रजा रूमी साहब कर रहे थे, पोस्चरिंग कितना मैटर करती है? जिस तरह के जारहाना बयानात आ रहे हैं, जाहिर बात है सभी जानते हैं बयानात भी कुछ गेन करने के लिए, टेबल कितना मुतासिर होती है जिस टेबल पर या पीछे कोई फ्रेमवर्क बन रहा है? क्या अंडरस्टैंड करते हुए मुज़ाकरात जारी रखे जाते हैं? पोस्चरिंग मुतासिर करती है उन मुज़ाकरात को? नहीं, पोस्टरिंग डेफिनेटली मुतासिर करती है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस तरीके से पोस्टरिंग करते हैं, अब उसका कोई इतना मेरे ख्याल में इफेक्ट नहीं रहेगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहा, इफेक्टिव नहीं रहा। क्योंकि वो एक बात करते हैं फिर रिट्रीट कर लेते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जहाँ तक अगर मुज़ाकरात वाकई शुरू होते हैं इस्लामाबाद में अगले कुछ दिनों में, तो कम से कम वो जो बातें हैं वो इतना असरअंदाज नहीं होंगी। असल जिस तरह जो बात हो रही है इस वक्त पैनल में भी, असल चीज़ ये है कि जो इश्यूज हैं उन पे किस तरह आगे बातचीत हो।
अपना हॉर्मोन्स तो चलिए एक इमीडिएट इशू है, उस पर कुछ ना कुछ मेरे ख्याल में, जिस तरह मैं देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ मुआहदा उस पर हो जाएगा अगर ये सीज फायर एक्सटेंड होती है। इस वक्त यही दो बुनियादी इशूज हैं। दुरुस्त। बाकी जो एनरिचमेंट के इशूज हैं, न्यूक्लियर इशूज हैं, फ्रोजन एसिड्स हैं, सैंक्शंस हैं, वो टाइम लेंगी, अभी वो इतना आसान नहीं है उन पे फैसला होना। तो इस वक्त पाकिस्तान चूंकि एक न्यूट्रल कंट्री के तौर पे काम कर रहा है, हमारी कोशिश ये है कि दोनों साइड्स पर हम फेस सेवर प्रोवाइड करें और एक ऐसी पोजीशन में लेकर आए जहां पे कम से कम मुज़ाकरात की टेबल पे तो आके बैठें। अगर ये भी हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि ये दोनों डेलीगेशन जो हैं वो इस्लामाबाद आ जाए और मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाए और कम से कम जो सीज फायर है वो एक्सटेंड हो जाए। दुरुस्त दुरुस्त हो गया। और पाकिस्तान वाकई इस्लामाबाद कहा जाए तो दुनिया के लिए इस वक्त एक पीस शील्ड बना हुआ है, वो अमन लेके खड़ा, और दुनिया इसी की तरफ देख रही है कि ये मजीद एक्सटेंड हो ताकि दुनिया के मामलात भी किसी तौर चल सकें, और साथ ही साथ अमेरिका और ईरान की जंग बंदी का मामला भी आगे बढ़े। ब्रेक लेते हैं। अमेरिका पे हमने बात कर ली कि सिफारती रिट्रीट करना होगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे इस सूरत हाल में ईरान को भी कितनी और कैसी सिफारती लचक दिखाने की जरूरत है। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। चीन ने अमेरिका की जानिब से ईरानी कार्गो जहाज पर कब्जे की मजम्मत की है। ये पहला मौका नहीं कि ईरान को इस जंग में सिफारती हिमायत मिली। 28 फरवरी को जंग शुरू होते ही अस्करी एतबार से भले ही ईरान की पोजीशन कमजोर रही हो, मगर यह हकीकत है कि सिफारती बयानिए की जंग में ईरान को भरपूर कामयाबी मिली है। अमेरिका को इसकी हालिया जंगों अफगानिस्तान, इराक, लीबिया वगैरह में थोड़े बहुत सिफारती चैलेंजेस मिले, मगर अब ईरान जंग के मौके पर जिस तरह चीन और रूस खुलकर ईरान की हिमायत में सामने आए, और सबसे बढ़कर यूरोपीय ममालिक, खास तौर पर स्पेन और इटली जैसे ममालिक का जो मौक़िफ़ सामने आया है, ये अपनी जगह एक मिसाल है। ट्रंप नेटो ममालिक को धमकियां देते रहे, मगर नेटो ममालिक ने ईरान की जंग को अपनी जंग तस्लीम करने से इनकार कर दिया। खुद मशरिक़ वस्ता में भले ही हुक्मरानों की पोजीशन जो भी हो, मगर अरब स्ट्रीट में ईरान पर हमलों को अच्छी नज़रों से नहीं देखा गया। बहुत से मामलात पर ईरानी मौक़िफ़ को सराहा गया। इसके बावजूद ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ तक आने के लिए ईरान को सिफारती बहास पर क्या क्या लचक दिखाना होगी। ईरान के तमाम अहम मुतालिबात, जिनमें आबना हुर्मुज़, प्रॉक्सीज की मदद, एटमी प्रोग्राम, जंगी मुआवजे जैसे अहम मुतालिबात, ईरान को इनमें से किसी मुतालबे पर सिफारती लचक दिखाने की ज़रूरत है। इसी पर हम अपना सवाल रखेंगे। ईरान की सख्त पोजीशन, उसकी सिफारती ताकत का इजहार, क्या इसके बावजूद मुज़ाकरात की मेज़ तक आने के लिए ईरान को भी सिफारती लचक दिखाना होगी? रज़ा रूमी साहब, हमारे सामने हालात हैं, दोनों जानिब के निकात के हैं, मुतालिबात के हैं, टेबल पर हैं। एक नया मामला भी दरमियान में खुल गया, पुराने मुतालिबात भी मौजूद हैं। ईरान की जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है ग्राउंड पे नजर आ रही है, फिर वो अपनी रेड लाइंस का भी जिक्र करता है। आपको क्या लगता है किस तरह से या किन मुतालिबात पर ईरान को भी लचक दिखाने की जरूरत है? देखिए, अब ये तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे पहली जो अहम बात है वो मसला है न्यूक्लियर। जो मसला है उसके ऊपर कोई ना कोई समझौता पहले भी उन्होंने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से की थी बात, और यकीनन ईरानी हुकूमत के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्शंस हैं जो कि चाहते हैं कि इस मामले के ऊपर कोई सेटलमेंट की जाए, चाहे वो वक्ती ही क्यों ना हो। क्योंकि देखिए, ईरानी अवाम और ईरान को भी जितना नुकसान हुआ है इस जंग से, वो पाकिस्तान में तो हम बहुत ज़्यादा जज्बातियत का शिकार होते हैं कि ईरान डट के खड़ा हो गया और वो शिकस्त फाश दे देगा, लेकिन जो वहाँ पर गुजरती है लोगों के ऊपर किसी भी हालत जंग में, तो वो वहाँ के लोग ही जानते हैं, और जितनी तबाही इंफ्रास्ट्रक्चर की हुई है। इसलिए अमन और ये जंगबंदी जो है ईरान के मफाद में भी है, और अपने अवाम के मफाद के लिए भी उसको अगर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी तो वो ज़रूरी है। तो एक तो ये वाला मामला है। दूसरा, आई थिंक एक स्टिकिंग पॉइंट जो आता है वो ये आबना हुर्मुज़ वाला भी मामला है, क्योंकि देखिए आलमी कवानीन के तहत कोई भी जो गुजरगाह होती है उसको बंद नहीं किया जा सकता। अब ये इस जंग में हुआ है ऐसे, और यकीनन उसके ये साबित हुआ है कि ईरान के हाथ में ये कार्ड है, और यही वजह है कि अमेरिका जो है वो अब इस बात पर बहुत सख्त परेशान भी है, और ये चाहता है कि दोबारा से वो गुजरगाह खुल जाए जो पहले खुली हुई थी जंग से। तो वो भी ईरान को मद्देनजर रखना होगा। और फिर जो अहम मामला है वो प्रॉक्सीज का है। हिजबुल्लाह, हमास और हूतीज, इस तरह के ये भी गालिबन जेर बहस तो आए हैं पहले, इनके ऊपर कोई ख़ास समझौता भी नहीं हुआ,
لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر ایران کو اپنی پالیسی جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرنا ہوگی. دیکھیے فلیکسیبلٹی دونوں سائڈز دکھائیں گی تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا, اور پاکستان کی یہی خواہش رہی ہے کہ وہ اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرے, اور امید کی جا سکتی ہے کہ ابھی آنے والے دنوں میں جو ہے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا. جی عبدالباسط صاحب, کیا کہا جا سکتا ہے کہ عسکری کمزوری کے باوجود سفارتی میدان میں ایران کو ایک ایج رہا ہے, اور آپ کے خیال میں آبنہ ہرمز اور ایٹمی پروگرام, یہ دو معاملات اتنے حساس ہیں, اس پر ایران کسی سمجھوتے یا لچک پر آئے گا یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی آئے گا. اور دیکھیے جہاں تک آبنہ ہرمز کی بات ہے, جو ایران نے کیا وہ بھی جو UN کنونشن آن دا لا آف دا سی ہے اس کی خلاف ورزی تھی, اور جو امریکہ اس وقت کر رہا ہے وہ بھی UN کنونشن کی خلاف ورزی ہے. گو کہ دونوں ممالک اس کنونشن کی پارٹی نہیں ہیں, بٹ ان اینی کیس ایک انٹرنیشنل لا بن گیا ہے, ایک انٹرنیشنل پریکٹس ہے. تو کم از کم جہاں تک آبنہ ہرمز کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جانب سے کچھ نہ کچھ لچک دکھانی پڑے گی, تبھی کہیں جا کے معاملات آگے چلیں گے. جہاں تک دیکھیے نیوکلیئر پروگرام کی بات ہے یا ایران کا نیوکلیئر ویپنائزڈ ہونے کی بات ہے, اس میں تو میرے نہیں خیال کہ ایران کو کوئی مسئلہ ہے, کیونکہ ان تمام اس وار سے پہلے بھی جو عمان میڈیٹ کر رہا تھا مذاکرات امریکہ اور ایران کے درمیان, اس میں تو اور پہلے بھی جو 2015 کی نیوکلیئر ڈیل تھی JCPOA, اس میں بھی ایران نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ہمارا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے کہ ہم ایٹمی طاقت بنیں یا ایٹمی بام بنائیں. تو اس وجہ سے اس پہ تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کہیں نہ کہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ انرچمنٹ کا ہے, کیونکہ اگر آپ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی جو 1970 کی ہے, اس میں اگر آپ آرٹیکل 4 دیکھیے تو اس میں تمام جو بھی پارٹی ہے NPT, ان تمام کو انرچمنٹ کا حق حاصل ہے فار پیسفل پرپز ہے. لیکن اس ٹریٹی کے اندر کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا پرسنٹیج کر سکتے ہیں یورینیم کو, جو ہے اپنا U-235 یا جو U-38 ہے آئسوٹوپ, کتنا آپ اس کو انرچ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی قید نہیں ہے. لیکن پریکٹس یہی ہے کہ 5% سے زیادہ ضرورت نہیں پڑتی پیسفل پرپزز کے لیے. یہاں سارا معاملہ ہے کیونکہ ایران کہتا ہے کہ جی ہمارا تو یہ ٹریٹی کے اندر رائٹ ہے, ہمارا حق ہے کہ ہم پیسفل پرپزز کے لیے انرچ کریں, لیکن امریکہ اس کو مان نہیں رہا. اور کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اس بارے میں اس کے خدشات جائز بھی ہیں, کیونکہ بہرحال ایران کا ماضی بھی جو پروگرام ہے ٹرانسپیرنٹ نہیں رہا. تو یہاں پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تک لچک, یا 5 سال کے لیے, 10 سال کے لیے, 15 سال کے لیے ایران فورگو کرے اپنا یہ رائٹ. اور تیسرا جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ جو یورینیم جو ایران کے پاس موجود ہے 450 کلو گرام کا, اس کا کیا ہوگا؟ میرے اپنے خیال میں وہاں بھی ایران کو لچک دکھانی پڑے گی, اور اس کو IAEA کے تحت ایران میں ہی موجود ہے, اس میں اپنی انسپیکشن اور ویریفیکیشن کا پروسیس اس پہ اتفاق کرنا پڑے گا. باقی پراکسیز کا معاملہ ہے, بیلسٹک میزائلز کا معاملہ, پیچیدہ مسائل ہیں جو کہ ایک نشست میں حل ہونے والے ہیں, اور ٹائم بھی لیں گے. بالکل درست ہو گیا. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں آگے بڑھیں گے, لیکن اس وقت تازہ ترین بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. امریکی صدر کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے نیو یارک پوسٹ کے ساتھ, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات میں بریک تھرو ہوا تو ایرانی قیادت سے ملاقات کرنا چاہوں گا. امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہونے والے ہیں. چند گھنٹوں میں JD وینس کا طیارہ پاکستان پہنچ جائے گا. فریقین میں سے کوئی بھی کھیل نہیں کھیل رہا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ سے یہ گفتگو کی ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں دونوں فریقین میں سے کوئی کھیل نہیں کھیل رہا. مذاکرات چند گھنٹوں میں ہونے والے ہیں, اور ان مذاکرات میں بریک تھرو ہوا تو وہ بھی ایرانی قیادت سے ملاقات کرنا چاہیں گے. زیغم صاحب آپ کو شامل کرتے ہیں. ہم ایرانی لچک کی بات کر رہے تھے, تو ٹرمپ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ چند گھنٹے بعد مذاکرات ہیں اور وہ سنجیدہ ہیں ان مذاکرات کے لیے. آپ کے خیال میں کیا ایران اس گفتگو کو سننے کے بعد میز پر موجود ہے اور اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھنے کو تیار ہے؟ میرا خیال ہے کل ہی ایک بڑے ایرانی لیڈر نے کوئی حساب لگا کے بتایا تھا کہ 1 گھنٹے میں ٹرمپ صاحب 7 جھوٹ بول چکے ہیں ایران اور امریکہ کے ان مذاکرات کے بارے میں. اب دیکھیے ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے, اگر ایران نے ان کو الگ سے کچھ بتا دیا تو الگ بات ہے, لیکن ایران نے تو بڑا اوپنلی کہا ہے کہ وہ اس وقت نہیں آ رہے, اس وقت تک کوئی ارادہ نہیں ہے, بظاہر تو نہیں. اب دیکھیے کوئی تبدیلی آتی ہے تو ہمارے سامنے آئے گی. اب آپ دیکھیے 2 ملک ایسے ہیں عائشہ
जहां मैं गया तो मुझे लगा कि मैं मुल्कों में नहीं आया हूं, शायद फॉरेन ऑफिस में आ गया हूं। ऐसे डिप्लोमेट हैं वहां के लोग, और वो मुल्क एक है चीन और दूसरा है ईरान। तो ईरान के तो खून में डिप्लोमेसी है, खून में मुज़ाकरात है, वो तो हर वक्त बात करने को तैयार होते हैं। ईरान बात तो करेगा और कर रहा है, और उसने माहदे भी किए हैं। और देखिए JCPOA किया था ना उसने तो इतना कुछ दे दिया था। मसला तो दूसरी साइड की मुसलसल बददियानती का है। ईरान का बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान होगा, कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर मैं ईरानी हूँ, मैं अगर ईरान का कोई लीडर हूँ, तो मैं पूछूंगा अपने आप से कि अगर मैं अमेरिका की मर्जी का मुआहदा कर लूँ तो फिर मेरा नुकसान नहीं होगा। सही। क्या कोई शख्स ये कह सकता है? क्या माजी का तजर्बा यही बताता है कि जो अमेरिका से मुआहदा कर लेता है फिर उसका नुकसान नहीं होता? तो ईरान तो पहले मुआहदा कर चुका है, ठीक। फिर उस पर क्यों हमले हुए हैं, फिर उसके खिलाफ क्यों गैर कानूनी जंगें उसके ऊपर मुसल्लत की गई हैं? लीबिया ने मुआहदा नहीं किया था, बिल्कुल। मुआहदा करने की वजह से उसका रगड़ा निकाला गया, क्योंकि ये तसल्ली हो गई थी कि वहां अब कोई न्यूक्लियर मसला बाकी नहीं बचा। दुरुस्त हो गया। क्या शाम ने मुआहदा नहीं किया था केमिकल point मटेरियल पे, केमिकल वेपन्स पे? उसी वजह से ही हमला हुआ था। मुझे बताइए क्या यूक्रेन ने मुआहदा नहीं किया था? अगर यूक्रेन के पास आज एटमी सलाहियत होती तो क्या उसका ये हशर हो रहा होता? नहीं होता। जिन्होंने मुआहदा नहीं किया उनको देख ले, नॉर्थ कोरिया को देख ले, पाकिस्तान को देख ले। जिन्होंने कहा हमने नहीं करना तो आज वो महफूज है। ठीक। तो देखिए इस तरह का मुआहदा जैसे हम सोच रहे हैं कि हाँ बस ईरान डर के बस अब जान बचाए, वो तो ईरान ने कह दिया रेड लाइंस निकल जाए बस, वरना बहुत भाई अगर इस वक्त जान बचा के जंग से निकल गया तो इससे ज्यादा उसका बुरा हाल होगा। दे अंडरस्टैंड इट, वजूदी खतरा बड़ा होगा। इसलिए वो उस तरफ जाना चाहते हैं, इस तरीके से जाना चाहते हैं कि उनके मफादात भी महफूज हो। और अब जबकि उनके पास लिवरेज आ चुका है, वो इतनी आसानी से क्यों हथियार फेंक दें? दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, लिवरेज मौजूद है, स्ट्रेटेजिक लिवरेज है, सब कह रहे हैं ईरान के पास, लेकिन जाहिर बात है मुज़ाकरात भी करना है, वो मेज पर भी बैठे हैं। क्या ईरान को मजीद लचक भी दिखाना पड़ेगी? देखें आयशा, हम लचक के मतलब को समझते नहीं हैं। लचक ही जिंदगी है। इंसानी जिंदगी क्या है? वो क्या कहते हैं, महज से लहद तक सारी लचक की कहानी है। ठीक है, हर शय, पहाड़, जमीन, पानी, ये सब लचक नहीं तो क्या है? मतलब कभी बर्फ, कभी बारिश, कभी भाप, ये क्या है? ये लचक है। पहाड़ क्या, जमीन क्या, कायनात भी लचकदार है। आपकी जमीन लचकदार है। जलजला जमीन की लचक की एक अच्छी या बुरी जो भी समझ लो निशानी है। पहाड़ भी अपनी जगह से लचक दिखाते हैं। सो ये कोई कमजोरी नहीं है, ये पैकेज है। मौसमों की तब्दीली क्या है, तलू व गुरूब क्या है, पूरी कायनात। ये सिर्फ कुर्रा अर्ज़ की बात नहीं कर रहा। इंसानी जिंदगी, रहमे मादर में एक बच्चा, और उसके बाद बूढ़ा, और फिर कब्र। व्हाट इज दिस? किधर जाती है जवानी, किधर जाता है लड़कपन, किधर जाता है बचपन? ये लचक के लफ्ज को जरा और तरीके से देखें, ये जरूरी है, ये जिंदगी की अलामत है। देयर इज नथिंग रॉन्ग। इसको हम कंफ्यूज करते हैं वीकनेस के साथ। नो, इट्स पार्ट ऑफ द पैकेज। दुरुस्त कहा हसन निसार साहब ने, लचक जिंदामत है और जिंदगी अमन की तरफ लेकर जाती है। हम जंग और अमन की बात कर रहे थे, कुछ शेर और शायरी और अदब से हसन साहब ने हवाले दिए हैं कि लचक कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होती है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।